चलिए जी बच्चों, तो अर्थ, व्हेन अर्थ ओरिजिनेटेड, जल्दी से बताओ, व्हेन अर्थ ओरिजिनेटेड, कौन बताएगा? रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, कैन यू टेल मी व्हेन अर्थ ओरिजिनेटेड, कितने साल पहले अर्थ ओरिजिनेट हुई थी? यस, जल्दी से जितना याद है उतना बोलो। हाँ हम सेल चैप्टर कर रहे हैं अभी। हाँ, तो सेल पे ही अर्थ का काम है। पहले अर्थ आई तभी तो सेल आया, आई नो दैट। अच्छा मुझे ये बताइए, सबके पास न्यू एनसीईआरटी बुक्स आ गई है? आपको मिली नहीं अभी? तो फिर कौन सी बुक से पढ़ रहे हो बेटे? नेट पे भी न्यू बुक आ गई है, आप उससे भी प्रिंट आउट ले सकते हो। बैठो बच्चे बैठो। और आप मार्केट, आई होप मार्केट में भी आ गई होगी, तो यू कैन सी ओवर देयर। ठीक है, नहीं अगर आपको नहीं मिल रही, क्योंकि लिमिटेड कॉपीज है, लोग पागलों की तरह फिर रहे हैं, इसलिए फटाफट से बिक जाती है, नो वरीज। तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट। एनसीईआरटी बुक्स में 9th क्लास की साइंस की बुक आ गई है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का नाम है साइंस की बुक का, तो वो उसमें से पढ़ो। ठीक है, तो उसमें वी विल टीच अकॉर्डिंग टू दैट। हम पुराने सिलेबस, ठीक है, पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग है अब ये, बट इसमें कुछ नई चीजें हैं, सो वी विल डू दैट। सो लिसन केयरफुली, राइट? सो अर्थ ओरिजिनेटेड, पहले सुनना है, फिर जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखना, और सीधे होके बैठो। ऐसे 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 नहीं बैठना, सीधे पीछे को होके बैठो, पीछे को होके बैठो, है ना? हाँ, पीछे को होके बैठो और सीधे होके, ठीक है। सो अर्थ ओरिजिनेटेड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इतने बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ था। और जब अर्थ ओरिजिनेट हुई तो इट वाज मोल्टन मास, बिल्कुल लिक्विड तो नहीं थी, बहुत ज्यादा लिक्विड तो नहीं, बट सेमी लिक्विड जेली टाइप से थी। ठीक है, ग्रेविटेशन के कारण ये सब इसको इकट्ठा किया हुआ था, बट ये सॉलिड नहीं थी आज की तरह, राइट? टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, 5000 to 6000 डिग्री सी, एंड देयर वॉज नो एटमोस्फियर अराउंड इट एट दैट टाइम। जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उसके आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, टेम्परेचर क्यों हाई था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा, देयर वर लॉट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, है ना, लावा फट रहा था, इतनी ज्यादा आग निकल रही थी जगह 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 जगह। देयर वर स्ट्रॉन्ग लाइट रेडिएशंस फ्रॉम द सन विच आर रीचिंग द अर्थ। ठीक है, सो ड्यू टू विच अर्थ टेम्परेचर वॉज वेरी हाई। ठीक, धीरे धीरे अर्थ में क्या था? लावा निकल रहा था, गैसेस निकल रही थी। दीज गैसेस स्टार्ट, लाइट इन वेट है, दीज गैसेस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास जब अर्थ का ओरिजिन हुआ उस टाइम कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ क्या थी? मोल्टन मास थी, बट सेवरल गैसेस विच वर ट्रैप्ड इन द अर्थ, दे स्टार्ट गेटिंग रिलीज्ड, वो रिलीज होनी शुरू हुई, and there is formation of a thick blanket of gases around the earth। ये मैं सारा लिखवाऊंगी, पर ध्यान से आपने सुनना है। a thick blanket of gases, it starts surrounding the earth forming atmosphere। बट जो सबसे पहले एटमॉस्फेयर आया था बहुत गर्म था, हाई टेम्परेचर था, उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन अगर कहीं से निकल भी रही थी तो वो ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती थी दूसरे केमिकल्स के साथ। देयर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन अराउंड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, राइट? सो दिस इज, है ना, ये सारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक थिक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, कई बिलियन ईयर्स लग गए जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम आया, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स भी थे, राइट? बट ऑल वाटर वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अर्थ के ऊपर क्या था? सिर्फ रॉक्स थी, है ना, बड़ी बड़ी रॉक्स थी, कोई पानी नहीं था, कोई लेक्स ओशंस कुछ नहीं। ठीक, स्लोली स्लोली कई बिलियन ईयर्स अगो, सॉरी कई मिलियन ईयर्स आफ्टर, मींस 4.5 से फिर कई मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ?
द टेम्परेचर इट लोअर डाउन। कैसे? कि वॉल्केनिक एक्टिविटी कम हो गई, एटमॉस्फेयर बन गया, जिसके कारण सारी एटमॉस्फेयर ने क्या किया, कुछ रेडिएशंस को शील्ड कर दिया, कुछ रेडिएशंस अर्थ में नहीं एंटर कर रही थी। सो स्लोली द टेम्परेचर डिक्रीज, एंड जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, द वाटर वेपर्स दे कंडेंस एंड देयर वाज रेन। और जो ये रेन थी, ये कई 100 years तक चली, है ना, मेनी 100 years तक कॉन्टिन्यूसली रेन, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे ही चली होगी, ठीक। एंड इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ वाटर बॉडीज, लेक्स बन गई, सीज बन गए, ओशंस बन गए, रिवर्स बन गए, ठीक है। और जब ये बारिश हुई, जब ये रेनफॉल हुई, तो इसने साथ साथ क्या किया, वाटर बॉडीज तो बनाई बनाई, बट इसने साथ साथ क्या किया, द केमिकल्स इन द रॉक्स दे फ्लो विद वाटर and gets accumulated in the water bodies. ocean seas के नीचे बहुत ज्यादा chemicals इकट्ठे हो गए। जब वो इकट्ठे हो गए, when they get accumulated, they start reacting with each other, and when they start reacting with each other, new chemicals are formed, ठीक है, नए नए chemicals बनने शुरू हुए, right? And some group of chemicals, कुछ group of chemicals को they get surrounded by a layer of calcium carbonate, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने उन केमिकल्स को प्रोटेक्ट कर दिया फ्रॉम ब्रेकडाउन, ठीक। दोबारा से बता रही हूं, जब रेनफॉल हुई, रेनफॉल के साथ, पानी के साथ, रॉक्स के बहुत सारे मिनरल्स, बहुत ज्यादा केमिकल्स पानी के साथ वाटर बॉडीज में आ गए। दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द वाटर बॉडीज, दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर, they form many new chemicals, small and big, and some groups of chemicals, they get surrounded by a layer of calcium carbonate, which protect these chemicals from the high energy solar radiations. Slowly and slowly, this calcium carbonate layer gets modified and forms। हाँ जी, बाकी होमवर्क छोड़ दो गर्ल्स, छोड़ दो, बंद करो ये कॉपीज, एवरीबडी। बेटा जो मैं बता रही हूं ना, ये एग्जाम में भी आना है, नोबडी विल टेल यू दिस, ठीक है। तो अपना होमवर्क घर से करके आया करो, क्योंकि जो मैंने लिखवाना है वो मैं लिखवाऊंगी, आपको डिक्टेट करवाऊंगी, ठीक है। सो डोंट डू दिस एंड डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, बिकॉज वी हैव सच अ लार्ज स्क्रीन कि हर बच्चे की एक्टिविटी हमें नजर आती है, ठीक है। डोंट ट्राई कि भी मैम को क्या पता चल रहा है, ऐसा है नहीं है, ठीक है। समटाइम द टीचर डोंट टेल यू कि भी क्या कहना है, चलती क्लास में टाइम क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, सीधे होके बैठो, एवरीबडी सिट स्ट्रेट, ठीक है। दिस इज इन योर, बेटा ये पोस्चर, पोस्चर बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। फिर मैं अपने लेक्चर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ तुम्हें देख के कि पोस्चर, योर बोन्स आर कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व। आपकी बोन्स रेगुलर टूट रही है और बन रही है, टूट रही है, बन रही है। आपका पोस्चर किस कारण है? हमारी बैकबोन के कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्ड ऑफ मेनी स्मॉल वर्टिब्रा एंड दीज वर्टिब्रा आर बोनी। और अगर हम ठीक से नहीं बैठते तो धीरे 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 ये वर्टिब्रा, इनकी शेप बदलनी शुरू हो जाती है, और जब आप 40-45 के करीब पहुंचेंगे तो फिर मेरी तरह हो जाओगे कि हाय मेरी पीठ दुख रही है, हाय मेरी गर्दन दुख रही है, हाय मेरे कंधे दुख रहे हैं। सो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइम आपकी बोन्स हाईली एक्टिव है, जैसे सोचोगे वैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो सीधे होके एवरीबडी, है ना। और दूसरी चीज, पहली बात तो हमें अपनी वर्टिब्रल कॉलम ठीक रखना है। दूसरी बात, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच्ड विद योर ब्रेन, राइट। और इंटेलिजेंस सेंटर, लर्निंग सेंटर कहाँ पे है? ब्रेन में है। बट जो मैं बोल रही हूँ वो सारे मैसेजेस किसके थ्रू ब्रेन में जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाते हैं। अगर हम ऐसे 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 बैठेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड भी सुस्त हो जाती है, वो भी सिग्नल्स ध्यान से नहीं भेजती, ठीक है। और फिर आपकी ब्रेन में लर्निंग नहीं होती। इफ यू सिट स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड इज एक्टिव, इट सेंड ईच एंड एवरी सिग्नल टू योर ब्रेन एंड यू लर्न फास्ट, ठीक है। गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे तो वहां पे टीचर्स, गुरुज क्या करते थे?
उनके जो पीछे वो शिखा रखते थे ना, उसको किसी चीज से बांध देते थे, ठीक है। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता था, वो खिंच जाती थी शिखा, तो फिर सीधे हो जाते थे, है ना। दिस इज द वे ऑफ लर्न, ठीक है। तो सीधे बैठो। चलिए जी, तो हमने क्या कहा कि स्लोली दिस लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स मॉडिफाइड इनटू अ मेम्ब्रेन, राइट। द केमिकल रिएक्शंस occurring inside the membrane, some of the chemicals they become head, है ना। वो कहते हैं अब हम सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे, right? So what happens? Some head gets developed which start controlling all the reactions, and all the chemicals are now enclosed by a membrane, resulting in formation of a cell, right? So ये क्या बन गया? एक सेल बन गया। कैसे बन गया? So this cell, this has, ये primitive cell है, the first cell। primitive cell के बाहर क्या है? This is membrane, plasma membrane। जो मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट लेयर gets changed into a layer called as plasma membrane. Then there are some chemicals which start controlling all other reactions. This, ये जो thread like structure है, this forms the head of the cell, this form the head of this structure, कि now I will control all the reactions, and where the reactions are occurring? In the fluid portion called as cytoplasm. It results in formation of first cell. लिखो फटाफट से, everybody write, origin of earth and first cell। बहुत इजी लैंग्वेज में, जो आपकी बुक में दिया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, नई बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग कि भाई मैं आपको वो चीज नहीं पढ़ा रही जो आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड फर्स्ट सेल। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, अर्थ ओरिजिनेटेड, अर्थ ओरिजिनेटेड about 4.5 billion years ago। ठीक है, हम इसको 4.5 ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। बिलियन ईयर्स अगो ब्रैकेट में लिख लेना BYA, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, at the time of origin of earth there was no atmosphere, there was no atmosphere, full stop। the earth was a molten mass, the earth was a molten mass। it has very high temperature, it had very high temperature of about 5,000 to 6,000 degrees C, 5,000 to 6,000 degrees centigrade। Next point, the gases trapped in the earth, the gases trapped in the earth slowly released outside, and formed a blanket, around earth, formed a blanket
around earth called as atmosphere, called as atmosphere। यहां पे बेटा आप जो है यहाँ पे बना भी सकते हैं, राइट। ये देखो, ये अर्थ है और इसके अराउंड ये ब्लैंकेट बना लो, दिस इज एटमॉस्फेयर। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मैं इसका कलर और कर दूं। ये जो है दिस इज अर्थ एंड दिस इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, बना लो, एवरीबडी ड्रॉ दिस। और ये लिखना है द एटमॉस्फेयर हैज, नेक्स्ट पॉइंट, द एटमॉस्फेयर हैज lot of hydrogen, carbon dioxide, this is formula of methane, पता ही होगा आपको, but CH4 4 नीचे लिखना है, मिथेन। ठीक है, देन अमोनिया NH3, अमोनिया, but no oxygen, ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, slowly the volcanic eruptions slowed down, volcanic eruptions slowed down, full stop करके, the atmosphere prevented many solar radiations to enter in earth। अर्थ में बहुत सारी आती तो थी, बट बहुत सारी रेडिएशंस नहीं भी आ रही थी, ड्यू टू विच temperature of earth got lowered, or due to which cooling of earth occurs। Cooling of earth occurred। Next point, when the earth's temperature cooled down below 100 degrees centigrade, when the earth's temperature cooled down below 100 degrees centigrade, comma, the water vapors in the atmosphere condensed
जब अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हो गया, द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस्ड, resulted in rain, resulted in rain. Which continued for hundreds of years, resulting in formation of water bodies such as rivers, lakes, oceans, seas, etc. Resulted in formation of water bodies such as rivers, lakes, oceans, seas, etc. Next point. Various chemicals from the rocks. Various chemicals from the rocks get dissolved in rainwater and started accumulating. वो राकेश नहीं है यहाँ पे? अच्छा, कोई प्लाई का कप वो मिलेगा? यादव से पूछ लो। अच्छा। And started accumulating in the water bodies. And started accumulating in the water bodies. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। The accumulated chemicals started reacting with each other, and formed many new chemicals. Next point. Some groups of chemicals got surrounded by a layer of calcium carbonate, CaCO3. Calcium carbonate. Which protected these chemicals. From harmful solar radiations. Next point. Slowly the outer membrane, the outer layer, the outer layer got modified and formed a plasma membrane like structure. Got modified and formed
plasma membrane like structure. Next point. Some chemicals inside the membrane. Some chemicals inside the membrane started controlling various reactions. And it resulted in formation of first living cell. First living cell. ठीक है? The first living cell, next point, the first living cell was anaerobic. The first living cell was anaerobic. Because anaerobic means oxygen की absence में respiration करना. Because the environment was oxygen free. या atmosphere लिखो, because the atmosphere did not consist of oxygen. उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी. ठीक है? स्लोली, नेक्स्ट पॉइंट है स्लोली evolution occurred. Evolution को ब्रैकेट में लिखो, change with time. And it resulted in, evolution occurred, resulted in formation of unicellular organisms, multicellular organisms, such as plants, animals, etc. ठीक है? धीरे धीरे ये जो फर्स्ट सेल था बहुत सिंपल था, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हुई. इज इट ओके? तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज एनारोबिक. धीरे धीरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आई, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा ओरिजिन नहीं कर रहे कैसे ऑक्सीजन आई. ठीक है? ये जब बड़ी क्लासेस होंगी आई विल टेल यू. बट धीरे धीरे ऑक्सीजन आई, फिर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आई, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर. ठीक है जी. अब नेक्स्ट है कि सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं. कहाँ है सेल? कैन वी सी सेल? सेल हम ऐसे देख सकते हैं? यस, हु कैन से दैट वी कैन सी द सेल्स? ऐसे बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के कैन वी सी सेल्स? यस और नो? Why we cannot see cells? Because the limitation of our eye can see the objects as small as 100 micrometers. हम सिर्फ 100 माइक्रोमीटर्स तक का जो है वो देख सकते हैं. इतने छोटे साइज का हम देख सकते हैं. इससे ज्यादा छोटा हो, 100 माइक्रोमीटर से कम साइज हो, हम उसको नहीं देख सकते. And cell, the size of the cell is 20 to 30 micrometer. It is smaller than 100 micrometer. Therefore, we cannot see the cell by our naked eyes, right? So, write down.
The human eye can see objects. The human eye can see objects as small as 100 micrometers. As small as 100 micrometers. Full stop करके next point. The cell size ranges from, the cell size ranges from 10 to 30 micrometer. 10 to 30 micrometer. Comma करके much less than 100 micrometer. Much less than 100 micrometer. So, we cannot see cells. We cannot see cells by our naked eye. खाली आई से, खाली मतलब जब तक हम कोई इंस्ट्रूमेंट ना यूज करें, by our naked eye. तो बेटा हम किस चीज से देख सकते हैं सेल को? कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें सेल मैग्नीफाई करके दिखाए, उसका साइज बड़ा करके दिखाए, 100 माइक्रोमीटर से बड़ा करके दिखाए. कैन यू टेल मी एनीथिंग विच मैग्नीफाइज द इमेजेस? यस. Which instrument? Microscope. And microscope uses what? क्या यूज करता है? ये आपने लाइट में, आपने डिफरेंट लेंसेज पढ़े, ग्लासेस पढ़े, क्या यूज करता है टू मैग्नीफाई? 8th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है हमने. अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने पढ़ा है. हैव यू सीन मैग्नीफाइंग ग्लास? Yes. मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या ग्लास होता है कि लेंस होता है? लेंस होता है. कौन सा लेंस होता है बेटा? कनकेव होता है कि कन्वेक्स होता है? इट्स कन्वेक्स लेंस, है ना? कन्वेक्स लेंस होता है जो किसी भी चीज को मैग्नीफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये डॉट जो है अगर इतना सा हो और हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इट बिकम्स लाइक दिस. इट इज कन्वेक्स लेंस, राइट? सो एक छोटा सा जो डॉट है, it is magnified by convex lens. So which lens is used by microscope? Convex lens. लिखो जरा, write down. So microscope uses convex lens to magnify the object. To magnify the object. तो माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा? ध्यान से. माइक्रोस्कोप causes magnification. First point, microscope causes contrast of different parts of object. अगर हम सेल देख रहे हैं तो उसका डिफरेंट रीजन्स में हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं. सो कंट्रास्ट दिखाता है ताकि हम डिफरेंट, एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को हम देख सकें. और तीसरा, रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन होता है टू सी डिफरेंट पार्ट सेपरेटली, अलग अलग करके दिखाता है, ऐसे नहीं कि मुझे एक सा बना देगा. सो माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज, गिव कंट्रास्ट एंड कॉजेज रेजोल्यूशन. ठीक है? So there are different type of microscopes.
कौन कौन से माइक्रोस्कोप्स होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। जो सबसे सिंपल जो माइक्रोस्कोप आप अपनी लैब में देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप, और इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो हम अपनी लैब्स में देखते हैं। देन सेकंड और कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? देन देयर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन देयर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, कई तरह के माइक्रोस्कोप्स है। बट आपकी बुक में दो चीजों का मेंशन है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इज इट ओके? ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा तो जो द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, लिखो जरा, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप was built by Robert Hooke microscope. Robert Hooke. The first microscope was built by Robert Hooke. It was crude या simple microscope. It was crude or simple light microscope. It was crude, simple और light microscope. ये सिंपल सा, ये उसकी ओरिजिनल फोटो है जो उसने बनाई थी, जो उसने बनाया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं ताकि आपको दिखे कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नाउअडेज लैब माइक्रोस्कोप, उससे डिफरेंट है। ठीक है जी। सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? यस, बताइए। रोल नंबर 11, कम नियर माइक जी। रोल नंबर 11, टेल मी व्हाट रॉबर्ट हुक डिड। रॉबर्ट हुक की क्या कंट्रीब्यूशन है सेल में या किसी चीज में? And he took a cork from the bark of the tree and put it in the microscope and observed the honeycomb structure and give them a cell. Yes, he coined the term cell. बिल्कुल ठीक है, बैठो, very good. Everybody knows this? ये तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले बस ये लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक coined the term cell. Robert Hooke coined the term cell. He published his work in which book? उसकी बुक का क्या नाम था? Yes, tell me, in which book he published his work? उसने जो काम किया, कैसे माइक्रोस्कोप बनाया, कैसे उसने कॉर्क सेल स्टडी किए, उसने सारा पब्लिश किया। क्या बुक का नाम था? माइक्रोग्राफिया। राइट, आपने सुना भी होगा। सो रॉबर्ट हुक, ठीक है, उसने क्या किया? सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, फिर उसने कॉर्क लिया, उसकी स्लाइसेस काटी, बहुत थिन स्लाइसेस। ही ऑब्जर्व दिस स्लाइसेस अंडर द माइक्रोस्कोप। ऐसा ही उसको नजर आया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये हम थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, तो उसको ये चैम्बर्स दिखे। उसको लगा कि ये चैम्बर्स जो है, एक मोनेस्ट्री में छोटे छोटे चैम्बर्स थे जिनको सेल्स कहते थे, कहीं से कोई नाम नहीं आया। उसके दिमाग में किया कि ये जो चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर लाइक द चैम्बर्स ऑफ द मोनेस्ट्री, एंड मोनेस्ट्री में उनको सेल्स कहते थे। So he called these chambers as cells.
सेल मीन्स स्मॉल चैम्बर, लिखो द सेल मीन्स स्मॉल चैम्बर। ठीक है, तो सेल का मतलब क्या है? स्मॉल चैम्बर। तो विच लेंस? कन्वेक्स लेंस मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट पॉइंट, he published his work in the book Micrographia. He published his work in the book Micrographia. ठीक है, ये जो है उसकी बुक का बेटा फर्स्ट पेज है या उसका फ्रंट है। दिस इज माइक्रोग्राफिया। कैन यू सी इट? दिख रहा है आपको क्लियरली? ठीक है, तो उसने क्या कहा, लिखा क्या? माइन्यूट बॉडीज मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस। माइन्यूट बॉडीज क्या थी? सेल्स थे। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन से? दैट इज लेंसेज, कन्वेक्स लेंस विद ऑब्जर्वेशंस एंड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये आपको पता चलना चाहिए कि माइक्रोग्राफिया वाज रिटन बाय रॉबर्ट हुक। इज इट ओके? लिख लो, he published his observations in the book named Micrographia. ठीक है, अब जल्दी से, है ना, लाइट माइक्रोस्कोप वर्सेस, क्योंकि ये आपके न्यू बुक में है ये चीज, सो राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप, या हम इसको और क्या कह सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप वर्सेस लाइट माइक्रोस्कोप वर्सेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट को आप क्या कह सकते हो? कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हो। तो बेटा दोनों में क्या फर्क है? सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू हम देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट है, विजिबल लाइट। आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, लाइट में ही हम देखते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी सी इट बाय इलेक्ट्रॉन बीम, हम इलेक्ट्रॉन बीम देखते हैं। मैग्निफिकेशन ये 1000 टाइम्स है। लाइट माइक्रोस्कोप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1 लाख टाइम्स। रेजोल्यूशन, कितने क्लोज पॉइंट्स को हम अलग अलग देख सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर, इसकी 0.0002 माइक्रोमीटर। लिविंग सेल्स देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, हम अमीबा, पैरामीशियम, लिविंग देख सकते हैं। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन बीम इतना स्ट्रांग होता है कि लिविंग सेल मर जाता है। ठीक है, सो वी कैन नॉट सी लिविंग सेल्स बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। है ना, पता होना चाहिए क्यों नहीं यहाँ पे लिविंग देख सकते, क्योंकि वो पहले ही मर जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म कलर्ड इमेजेस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर्म ब्लैक एंड व्हाइट। कॉस्ट ऑब्वियसली कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत हाई है। These are the differences between light microscope and the electron microscope. Is it clear? ठीक है, चलिए, you can see the images. This is the simple microscope you use in your labs. This is light microscope or compound microscope. किस किसने देखा है? Raise your hands.
Who have seen this compound microscope? Very good. I think everybody has seen these microscopes. ये पहले boys ने नहीं देखा, आपने देखा नहीं बेटा? आज जाके लैब में देखना बेटा, है ना? The teacher here, please मैम इनको लैब में लेके जाना ताकि ये सिर्फ ये देख सकें कि लाइट माइक्रोस्कोप कैसा होता है. Right? I can show you here also. मेरे पास भी पड़ा हुआ है. Let me show you. So this is, ये देखा है कि नहीं देखा? ठीक है. So this is your compound microscope, ये जो तुम्हारी labs में commonly पढ़ा होता है. ठीक है. This is eyepiece. This is objective lens. है ना, दो lenses mainly होते हैं. This is eyepiece, यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ नीचे स्लाइड रखते हैं प्लेटफॉर्म पे, यहाँ स्लाइड रखते हैं और इससे हम स्लाइड देखते हैं. दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आई पीस. राइट. सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेल पे, बेसिकली कि सेल क्या है. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यस और नो? चलिए, कौन मुझे बताएगा कि वाई, है ना, ये एक छोटा सा बच्चा भी पूछ रहा है कि कह तो दिया आपने कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हाउ विल यू से इट? एक्सप्लेन. यस. रोल नंबर 20, रोल नंबर 20, कम नियर माइक. रोल नंबर 20, कम नियर माइक. Yes, and then tell why cell is the structural and functional unit of life. Every organism is formed of one or many cells. ये तो हो गया structural unit. Functional unit. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप चल रहे हो, है ना? I am moving, you move. ये किसकी हेल्प से चल रहे हैं बेटा हम? कौन से सेल्स हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट में? मसल सेल्स. मसल सेल्स काम करते हैं कि नहीं? ठीक है, जल्दी से आप बताओ. हम सोच रहे हैं, किसकी हेल्प से हम सोच रहे हैं? ब्रेन में क्या है? ब्रेन के सेल्स को क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स. नर्व सेल्स. हमारी बॉडी में हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स के पास पहुंच रहा है. किसकी हेल्प से पहुंच रहा है? कौन से सेल्स की हेल्प से? रेड ब्लड सेल्स की हेल्प से पहुंच रहा है. ठीक है, बैठो बेटा, बैठो. सिट डाउन. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक्सप्लेन. सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. Explain. तो आंसर लिखिए. as all the organisms. as all the. write down boys, third bench. बेटा लिख लो. as all the organisms are formed of either one or many cells. Either one or many cells. Therefore दोबारा से मैं बोल रही हूं, जिसका छूट गया वो लिखो. as all the organisms are formed of either one or many cells, therefore cell is the structural unit of life. Cell is the structural unit of life. क्वेश्चन आ जाता है व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आपने ऐसे लिखना है, समझना भी है. उसके बाद है सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज. बहुत क्लैरिटी से चीजें लिखो. फुल मार्क्स, नंबर कटने का मतलब ही नहीं है. दिमाग में भी क्लैरिटी. सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ
because all the functions performed by the organism, all the functions performed by the organisms are due to functions of the cells, are due to functions of the cells. For example, we can move due to the function of muscle cells. हमारी एक्टिविटी या मूवमेंट किसकी वजह से है? मसल सेल्स की मूवमेंट की वजह से हमारी एक्टिविटी है. We get energy due to respiration in cells. सेल्स रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है? सेल्स में हो रही है. और एनर्जी किसको मिल रही है? हमें मिल रही है. ठीक है. We can think due to nerve cells or neurons. All body parts get oxygen due to RBCs. RBCs अपना काम कर रहे हैं जिससे सभी सेल्स को ऑक्सीजन मिल रही है. Therefore, all functions of the organisms are performed by the cells. Is it okay? अब जो है the organisms, next आ जाइए unicellularity versus multicellularity. Write down unicellularity या unicellular organisms versus multicellular organisms. Unicellular organisms versus multicellular organisms. ऐसे लाइन लगाओ बीच में. जल्दी से बोलो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फर्स्ट वन इज अमीबा. सेकंड वन पैरामीशियम. थर्ड वन युगलीना. दिस वन यीस्ट. दिस वन बैक्टीरिया. राइट. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स लिख लो. अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, यीस्ट. राइट डाउन. लिख लो दोनों को. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्सेस मल्टीसेलुलर. बीच में लाइन लगाओ. 2 कॉलम्स बनाने हैं. यूनिसेलुलर में एग्जांपल्स लिख लो. अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना. EUGLENA. युगलीना, यीस्ट, YEAST, yeast, etc. मल्टीसेलुलर में जितना मर्जी लिख लो. प्लांट्स, ह्यूमंस या प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब है मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में क्या लिखेंगे? फॉर्म्ड ऑफ 1 सेल. मल्टीसेलुलर फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स.
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक है, these can be seen by the naked eye. मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनली क्या है, माइक्रोस्कोपिक है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स can be seen by naked eyes. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नो डिवीजन ऑफ लेबर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नो डिवीजन ऑफ लेबर as all functions are performed by one cell only. As all functions are performed by one cells only. हम फॉर एग्जाम्पल स्मॉल हट्स है ना. हट्स में क्या होता है बच्चों कि हट्स में वही साइड में किचन है, वही साइड में 2 चेयर्स रखी है कि गेस्ट आ जाएंगे वहीं बैठ जाएंगे, वहीं साइड में जो बेड्स है वो भी है, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे गेस्ट आ जाते हैं, वहीं पे खाना बन जाता है. राइट. सो बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, लिविंग रूम, दैट इज इन वन रूम ओनली. दैट इज यूनिसेलुलर. मल्टीसेलुलर आप लोगों के बड़े बड़े घर है, ठीक है, बेडरूम्स अलग है ना, बच्चों का रूम अलग है, गेस्ट रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, किचन अलग है, लिविंग रूम अलग है. दैट इज मल्टीसेलुलर. राइट. सो यूनिसेलुलर में नो डिवीजन ऑफ लेबर एज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन वन सेल ओनली. जबकि मल्टीसेलुलर में different functions are performed by different cells. Different functions. Write down multicellular. Different functions are performed by different cells, and thus they have division of labor. अपना अपना काम कर रहे हैं, ये नहीं कि एक ही सेल सब कुछ कर रहा है. Thus there is division of labor. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर है. क्यों है डिवीजन ऑफ लेबर? क्योंकि there are different type of cells which perform different functions. So multicellular organisms, different cells perform different functions. So how do, हाँ जी जल्दी से बताओ. In multicellular organisms, the life starts with the single cell zygote. ठीक है. How the one cell forms many celled organism या multicellular organism? Can anybody tell me? Roll number 23. Roll number 23 is there. आ जाओ जल्दी से. देखो बेटा, हमारी भी जो लाइफ है, आपकी, मेरी, किसी और बच्चे की, इधर आ जाओ, अपनी लेफ्ट साइड में आओ ताकि मुझे दिखो जरा क्लियरली. यस, बस बस बस. सो लाइफ स्टार्ट्स विद द सिंगल zygote. डू यू एग्री विद दैट? हाउ द सिंगल सेल्ड zygote formed the multicellular baby? Cells multiply. Yes, cells divide. तो new cells, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. So new cells are formed by division of pre-existing cells. लिखो जरा. New cells are formed by division of pre-existing cells. ठीक है. This was explained by Rudolf Virchow. पुरानी बुक में इसका नाम नहीं था, बट न्यू बुक में इसका नाम है. So this was explained by Rudolf Virchow. Who said, उसने किसी और लैंग्वेज में कहा, omnis cellula e cellula. Who said omnis cellula e cellula, जिसका क्या मतलब है कि new cells are formed by division of pre-existing cell.
एक सेल था 2 में डिवाइड हुआ, फिर 4 में, फिर आगे 8 में, 16 में, इस तरह से it formed multicellular organism. New cells are formed by division of pre-existing cells according to Rudolf Virchow. ठीक है, इसको बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं, बट चलिए ये हम बाद में करेंगे भी क्या होता है क्या नहीं. बट दिस इज रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, ओमने सेलुला ए सेलुला मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल हिरार्की. हिरार्की का क्या मतलब होता है बेटा? हिरार्की का मतलब, एवरीबडी हियर, यस, फर्स्ट बेंच गर्ल, सीधे होके बैठो, सीधे बैठो बेटा, नहीं तो पीछे वैसे ही कुब निकल आएगा. सीधे बैठो, सीधे, बैकबोन स्ट्रेट, यस. इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, एवरीबडी हियर. सो हिरार्की क्या होती है? हिरार्की है आप हो, आपके पापा है, फिर आपके दादाजी थे या है, और फिर उसके बाद परदादा, लक्कड़ दादा एंड ऑल दैट, दैट इज हिरार्की. इसी तरह से हमारे में स्ट्रक्चरल हिरार्की होती है. सबसे पहले सेल है, सेल डिवाइड किया, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बने, that group of cells are called as tissues. Then group of tissues, they get specialized to form organ. Then various organs, they get accumulated to form organ system. And all the organ systems, they collaborated to form the organism. लिखो structural hierarchy, है ना? आपने डायग्राम भी बनाना, सेल, टिश्यू, राइट डाउन. स्ट्रक्चरल हिरार्की. सेल, सेल से क्या बना? टिश्यूज. बहुत सारे टिश्यूज ने इकट्ठे होके क्या बनाए? ऑर्गन्स. ऑर्गन्स ने क्या बनाए? ऑर्गन सिस्टम्स. और सभी ऑर्गन सिस्टम्स ने मिला के क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म. दिस इज स्ट्रक्चरल हिरार्की. इज इट ओके? So one can ask you, write this and explain, define everything, every point. So cell is the basic structural functional unit of life. Many cells group together to form tissues. Many tissues group together to form organs. Many organs form organ system. All organ systems form the organism. ठीक है जी? So this is structural hierarchy. So then हम 3 मेन टाइप के सेल्स पढ़ते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल. ठीक है, तो अब ध्यान से ये देखना है. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल क्या आ जाती है? हाँ जी, क्या एग्जांपल आ जाती है? बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोट. आपने पढ़ लिया प्रोकैरियोट, यस और नो? है ना? बस फिर देखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे बाहर मुझे बताओ, बैक्टीरियल सेल में ये क्या है? यस, जल्दी से. रोल नंबर 16, 17, 18 आ जाओ, तीनों आ जाओ. 16, 17, 18 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. बॉयज का नंबर नहीं आ रहा, चलो बॉयज को हम ऐसे ही बुलाएंगे. 2 आर कमिंग, 1 इज एब्सेंट आई थिंक, बट नो वरीज. चलिए, आप मुझे ये बताइए कि बैक्टीरियल सेल में बेटा सबसे बाहर की लेयर क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है? यस, टेल मी. Number 1 is plasma membrane. अच्छा, नंबर 2 Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, एंड नंबर 3 And nucleus. न्यूक्लियस.
हाँ जी, एनीथिंग एल्स, कुछ और कोई इसमें ठीक करना चाहेगा? देखो मैंने और थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया, और देखो आपने ये कहा, दोबारा से मैं बता रही हूं, आपने कहा कि ये जो लाइट ग्रीन कलर है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद जो ये डार्क ग्रीन कलर है दिस इज साइटोप्लाज्म, और थर्ड जो है वो न्यूक्लियस है। Second one is cell wall. सेल वॉल, सेल वॉल बाहर होती है कि अंदर होती है? चलो बैठो बेटा, इंटेलिजेंट बच्चे हो, थोड़ा सा ये गलतियां आई डोंट एक्सपेक्ट। बैठो बेटा बैठो, आई एम टेलिंग यू। सो आउटर मोस्ट, ध्यान से देखो, इधर देखिए, आउटर मोस्ट इज सेल वॉल, सबसे बाहर है सेल वॉल, उसके बाद जो अंदर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा न्यूक्लियस नहीं होता है यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, बट इसको हम क्या कहते हैं बैक्टीरियल सेल को? न्यूक्लियोइड, या फिर इसका एक और नाम है जीनोफोर, राइट? सबसे बाहर है सेल वॉल, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर है न्यूक्लियोइड जीनोफोर। ठीक है, ये याद है? इज इट ओके? ठीक है, अब आ जाता है बेटा, ये था बैक्टीरियल सेल, ये है प्लांट सेल। हाँ जी बेटा, फर्स्ट टू बॉयज दोनों आ जाओ बेटा। ये प्लांट सेल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए जी, फर्स्ट क्या है? दिस इज सेल वॉल। सेकंड क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, नेक्स्ट बॉय, ये थर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म। फोर्थ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं 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 नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बेटा, इतना बड़ा सा क्या है ये? वैक्यूल है, सैप वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। चलो बैठो बेटा, और ये फिफ्थ जो है ये न्यूक्लियस है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पीछे वाले बॉयज आ जाओ, पीछे वाले आ जाओ। अच्छा जी, इसमें से फर्स्ट बॉय मुझे बताएगा ये क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकंड क्या है? ये वाला, दिस इज न्यूक्लियस। बाकी तो साइटोप्लाज्म और वो सब है। चलिए बैठिए बेटा, दोनों बैठो जरा, और इससे पीछे वाला एक लड़का आ जाए, वन बॉय राइट साइड। नकल ही मारनी है बेटा, कुछ नहीं करना। तीन टाइप के सेल्स मैंने आपको बताए हैं, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, विच इज कॉमन टू ऑल द सेल्स। क्या नहीं, तीनों सेल्स में क्या चीज कॉमन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है, बैठो बेटा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों में है, बट यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, राइट। यहाँ पे सैप वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में है, बाकियों में नहीं है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में है, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल, सेल वॉल may or may not be present। लिखो, plasma membrane is the covering of each and every cell। Plasma membrane is the covering of each and every cell, every living cell। Therefore it is universal layer।
therefore it is universal layer. ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सभी में प्रेजेंट है, राइट? तो अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ दिस इज अ सेल, एक ये सेल है अंदर, तो ये जो है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये जो है, दिस इज, व्हाट इज दिस? ये जो लेयर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? अगर हम देखें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ठीक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी नजर आई? ऐसी नजर आई। कैन यू सी? है ना, इस तरह से जो ये लेयर्स है, ये इतनी थिक जो है, ये हमें नजर आई। हमने और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, राइट? तो हम थोड़ा सा, आपने बनाया भी होगा क्लास में। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाया है कि यस और नो? बनाओ फिर, नहीं बनाया तो बनाओ। इस तरह से थोड़ी सी वेवी होते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना, ये 2 टेल्स है, ये हेड है, 2 टेल्स है, ये हेड है, ठीक है, ऐसे 2 टेल्स हेड, ठीक है। और ये किसकी बनी है? ये 2 लेयर्स है, किसकी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स है ना, किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स की। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? यहां पे ये दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे से, ये पूरे पूरे से, दीज आर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स है, ये भी और ये भी, दीज आर प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स है, और साथ में इनके प्रोटीन्स के साथ ये जो ब्रांचेस सी लगी हुई है, ये दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, these are carbohydrates. So plasma membrane is formed of phospholipids, proteins and carbohydrates. मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं ताकि आप बना लो। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बीच में उनके, ये थोड़ा सा मैं डार्क भी कर देती हूँ ताकि आपको कंट्रास्ट नजर आए। These are proteins. These are also proteins. कुछ इनके बीच में है, कुछ बाहर है। These are proteins. और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स के साथ कुछ ब्रांचेस है, they are carbohydrates. So 3 main components है, that is phospholipids, proteins and carbohydrates. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, ये एक जगह फिक्स्ड नहीं है, ये ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ phospholipids and proteins.
ठीक है, बस आपका टाइम हो गया, आई नो थक भी गए होंगे, बट लास्ट पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। हाँ जी, राइट साइड में आई थिंक थर्ड बेंच पे जो लेफ्ट बॉय बैठा है वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव परमिएबिलिटी? Means some substances are allowed to pass. Yes, very good. It allow only some substances to pass through it. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू अगर हम कुछ सब्सटेंसेस भेजने लगे तो कुछ अंदर जाएंगे और कुछ अंदर नहीं जाएंगे, कुछ बाहर आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकते। सो सेलेक्टिवली परमिएबल allows the movement of only selective substances through it. What do you mean by selective permeable? It allows the movement of only some selective substances through it. For example, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फुली परमिएबल है, ये अंदर बाहर आ जा सकते हैं आराम से। उसके बाद वाटर है, सारा वाटर अंदर बाहर नहीं जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वाटर जाता है। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोस एंड सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोस वगैरह, ये बहुत थोड़े अमाउंट, बट दे रिक्वायर सर्टेन ट्रांसपोर्ट्स कि कोई इनको अंदर लेके जाए। और सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये आयंस है, ये इम्पर्मिएबल है, इनके लिए तो स्पेशल चैनल्स ही है, ये कहीं से भी चले जाएं ऐसा नहीं होता, देयर आर सर्टेन चैनल्स, राइट? सो वी विल डू दिस, वी विल एक्सप्लेन दिस नेक्स्ट टाइम। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, you all done that? Yes, ma'am. Are you clear about this? Yes, ma'am. अगली बार जल्दी से मैं सॉल्यूशंस की सिर्फ क्वेश्चंस पूछूं। Yes, ma'am. हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक कहाँ पे श्रिंक होगा, कहाँ पे श्रिंक नहीं होगा, कहाँ पे स्वेल हो जाएगा, ये सिंपल पूछे, फिर आगे चलेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, प्लाज्मोलिसिस यू नो? No, ma'am. चलिए अगली बार तक आप कर लोगे, बट नो वरीज, राइट? तो अभी आप बायोलॉजी ही कर रहे हैं कि फिजिक्स में शुरू की है कुछ? No, ma'am. नहीं, सिर्फ बायोलॉजी कर रहे हैं, ओके, नो वरीज बेटा। बेटा आज मैथ्स वाली मैम की देयर इज सम प्रॉब्लम एट हर होम, है ना, उनके फादर की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो शी कुडंट टुक द क्लास टुडे, तो इसलिए हमने बायोलॉजी की डबल लगा ली, राइट? तो अगली बार मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर लेंगे, इज इट ओके? ठीक है ना? बट ये आपने पढ़ के आना है थोड़ा सा, और अगली बार हम हाइपोटोनिक टोनोसिटी ऑफ सॉल्यूशंस करेंगे और साथ में प्लाज्मोलिसिस की बात करेंगे। ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।